और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से सभी कार्यक्रमों की लगभग शुरुआत हो जाएगी। जहां सुबह 9:30 बजे का जिक्र किया जाए तो मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम धामी हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर, केदारकांठा पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव भी है। दोपहर 12 बजे इस महोत्सव में सीएम धामी दिखाई देंगे, जहां देवभूमि रजत उत्सव एवं शीतकालीन चारधाम यात्रा भी है। दोपहर 3 बजे का समय होगा जब कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज कई कार्यक्रमों का आयोजन देवभूमि में है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति आज देखने को मिलेगी। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि आज दिन भर का जो स्केड्यूल फिलहाल सीएम कार्यालय से जारी किया गया है, इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर तो व्यस्तता भरा पूरा दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। सुबह 9:30 बजे का समय होगा, मंत्रिमंडल की बैठक होगी, चांदी केदारकांठा पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव भी होना है। दोपहर 12 बजे का समय जब महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, महज इंतजार सीएम धामी का है। देवभूमि रजत जयंती के खास उत्सव को लेकर भी इस दौरान दोपहर 3 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, और सीएम धामी का क्या कुछ स्केड्यूल आज दिन भर कार्यक्रमों को लेकर रहने वाला है, वो आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम बेहद खास माने जा रहे हैं प्रदेश के हित में, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहेंगे। सुबह 9:30 बजे आपको बता दें मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें हिस्सा लेंगे। देवभूमि रजत उत्सव को लेकर भी यहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट? सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज कई सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के प्रस्तावित है। सबसे पहले 9:30 बजे देहरादून में सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। जी। और हर बार की कैबिनेट बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। कई बड़े प्रस्ताव जो है आज लाए जाएंगे, अलग अलग विभागों द्वारा प्रस्ताव तैयार किए गए, जिन पर आज मुहर लगेगी। खेल, पर्यटन, ऊर्जा, तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके द्वारा प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, और आज चर्चा मंथन के बाद इन पर मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज उत्तरकाशी के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। उत्तरकाशी में केदारकांठा पर्यटन तीर्थाटन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, क्योंकि लगातार शीतकालीन जो यात्रा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। शीतकालीन जो ऐसे स्थल हैं जहां आज तक लोगों को जानकारी नहीं थी कि आप शीतकालीन जो यात्रा होती है वो आप कर सकते हैं, जी। ऐसे में इस तरीके के महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आज मुख्यमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। इसके अलावा देवभूमि रजत उत्सव और शीतकालीन यात्रा को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया उत्तरकाशी में ही, जहां पर मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। किस तरीके से महत्वपूर्ण है शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देना, कौन कौन से ऐसे स्थल हैं, किस तरीके से इस पर काम हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए नजर भी आएंगे और जनता से मुलाकात और करते हुए शुभांगी, नजर जब आने इन वाले हैं। तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे तो क्या ये मानकर चला जाए कि शीतकालीन यात्रा में पर्यटकों की भारी संख्या और ज्यादा पहुंचे, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, और रोजगार जो प्रदेश के हित में है, तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, उसको लेकर भी आला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस वक्त राज्य सरकार का ये एक प्राथमिकता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शीतकालीन यात्रा के लिए बुला सके, अट्रैक्ट कर सके। और यही कारण है कि जिस तरीके से हर वर्ष चारधाम यात्रा के समय बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचते हैं, शीतकालीन स्थल में भी लोग इसी तरीके से पहुंचे। ये कोशिश लगातार राज्य जी। सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री यहाँ आकर ब्रांडिंग कर चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद कई बार मंच से ये बात कह चुके हैं कि आप आइए और यहाँ पर शीतकालीन जो स्थल है वहां पर आकर दर्शन करिए, यहाँ धार्मिक स्थलों के दर्शन करिए। ऐसे में मुख्यमंत्री जब खुद जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों में तो जरूर एक बड़ा संदेश जाता है, और ऐसे में आज भी मुख्यमंत्री जरूर पूरे देश तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि आपको शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड का दौरा एक बार जरूर करना चाहिए। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात अगली खबर की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, विधायक खजान दास और उमेश शर्मा काऊ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहकारिता मेला केवल उत्पादों का प्रदर्शन ही नहीं
नहीं बल्कि उत्तराखंड की सहकारिता शक्ति और ग्रामीण आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आज सहकारिता सुधारों में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। इस सहकारिता वर्ष के अंदर हमारे राज्य के अंदर सभी जनपदों में सहकारिता के मेले हो रहे हैं और अभी 11 जनपदों में मेले हो गए हैं और इनमें बड़ी संख्या में जो हमारे किसान हैं, सहकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को एक बड़ा अवसर भी मिल रहा है, बड़ा मंच मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग आज सहकारिता से जुड़ रहे हैं और हमारे राज्य के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। ये हमारा 11वां मेला है और अभी तक 10 मेले हमारे संपन्न हो चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा किसान भाई और हमारे एफपीओ के लोग, हमारे जितने भी लोग सहकारिता से जुड़े हैं सब मेलों में आ रहे हैं और आज देहरादून के मेले का भी विधिवत उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप देख रहे होंगे कि ये वर्ष जो है भारत सरकार के द्वारा सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और हम सभी जिलों में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर जो है देहरादून से मिल रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है पूर्व सीएम निशंक पोखरियाल ने। बड़ी खबर, लोक भवन में राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है। पूर्व सीएम ने राज्यपाल को इस दौरान आमंत्रण दिया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेने के लिए 7-25 दिसंबर को अटल स्मृति व्याख्यान माले का जो पूरा कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है और उसी को लेकर राज्यपाल को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है और ये तस्वीरें खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दो दिग्गजों की मुलाकात हुई जो कि बेहद खास रही। चमोली के विकासखंड पोखरी के स्कूल परिसर के पास भालू के हमले की घटना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने फोन पर बातचीत कर भालू हमले में घायल हुए पीड़ित छात्र का हालचाल जाना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्र को ढांढस बंधाते हुए उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य सरकार इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने घटना के दौरान साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए भालू से बच्चों की जान बचाने वाली छात्राओं दिव्या और दीपिका से भी फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री ने छात्राओं की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में जो साहस, धैर्य और जिम्मेदारी का परिचय इन छात्राओं ने दिया है वो पूरे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। बच्चों की निश्चित रूप से बहुत उन्होंने हिम्मत का काम किया है। आरव और दीपिका, आज मैंने दोनों ही बच्चों से बात की थी और सच में उनकी मैं हिम्मत की बहुत सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, उनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारी सरकार जान माल की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से हम संवेदनशील हैं। मैंने भारत सरकार के हमारे वन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से भी अनुरोध किया है कि हमको फेंसिंग के क्षेत्र में और जो भी सुरक्षा के जितने भी नियम हो सकते हैं उन नियमों में, मानकों में छूट देकर हमारे यहाँ पर जान माल की जो क्षति हो रही है, जो ये मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है, उसमें हमारे राज्य की मदद होगी। अगली खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल शीर्ष अदालत ने मामले में उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षण को नोटिस जारी किया था और इसके साथ ही कमेटी गठित कर सभी तथ्यों की जांच कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में वन भूमि पर अतिक्रमण, सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार पर प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट ने सीएस पीसीसीएफ को नोटिस भेजा, कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हजारों एकड़ जंगल की जमीन पर कब्जा होता रहा और राज्य सरकार और उसके अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड निवासी अनीता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की वेकेशन बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कमेटी से वन भूमि पर हुए अतिक्रमण की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि रिहायशी मकानों को छोड़कर जो भी खाली वन भूमि है उस पर वन विभाग तत्काल कब्जा ले। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख पर उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है।
कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, थोड़ी सी वन भूमि पर अवैध कब्जा खाली कराकर ढिंढोरा पीट रही बीजेपी सरकार की पोल सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने खोल दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ही धर्म विशेष से जोड़कर सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार और मजबूती से वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाएगी। और सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार पुराने आदेश को भी दोहराया और अब फिर दोहराया है कि जो वन भूमि में अतिक्रमण है उसको तुरंत हटाया जाए और उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जानी चाहिए। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण हुए हैं। सरकार मात्र कुछ लोगों को उजाड़ कर, गरीबों को उजाड़ कर अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। सही मायनों में अभी भी अतिक्रमण है और सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अंधेरे में न रखकर उसके सामने सही तस्वीर पेश करें। कांग्रेस लगातार जो है हमारा जो अभियान था उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसको समुदाय विषय से जोड़ के उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज आईना कांग्रेस को भी दिखा दिया है कि प्रदेश की सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है और अगर उसमें कोई कमी रह गई तो और तेजी आएगी और हम और खुलकर उस काम को कर पाएंगे। और कांग्रेस के आरोपों से कम से कम हमको कोर्ट ने बचा दिया, ये मैं कह सकता हूँ। 71% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर वन भूमि पर अवैध कब्जा है। राज्य के 53.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से लगभग 38 लाख हेक्टेयर वन भूमि है, लेकिन इसमें से अप्रैल 2023 तक 11,900 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा था। वहीं राज्य सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि 2,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि कब्जा मुक्त करा ली गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश से सरकार के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। देखना होगा कि शीर्ष अदालत के कड़े रुख के बाद वन भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई कितनी तेजी पकड़ती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं बात करेंगे अगली खबर की, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कार्यालय में 29 दिसंबर को चमोली के गौचर में होने वाले किसान सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की है। किसान सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को सम्मेलन की सभी व्यवस्थाएं समय पर और सही तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि सम्मेलन का लाइव प्रसारण प्रदेश के सभी 95 विकास खंडों में किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसे देख सके। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में 18 जनवरी को हुए सनसनीखेज लैब कर्मचारी हत्याकांड से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी होमगार्ड अभिमन्यु को गिरफ्तार किया, जिसने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने की बात कबूल की। पिछले 1 साल से पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी। पिछले कुछ समय में पुलिस के द्वारा इसमें जो प्रयुक्त स्कूटी है उसके बारे में जानकारी और किन लोगों के जो इसके संपर्क में आए हैं उसके बारे में जानकारी की गई। तो एक नया एंगल इसमें सामने आया था कि जो मृतक है वो एक महिला के साथ संपर्क में पूर्व में था, जिसको वो फ़ोन और मैसेजेस कर रहा था। उस महिला के जो वो होमगार्ड में थी, उसका एक जो पुरुष मित्र था वो भी होमगार्ड में है, जो अभियुक्त भी है, उसके द्वारा इस पर आपत्ति भी की जा रही थी और उसी के ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। कल पुलिस ने उसको हिरासत में लिया था और उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरे घटनाक्रम को स्वीकार भी किया है और इस घटना में प्रयुक्त जो तमंचा है उसको भी उसने रिकवर कराया है। इस पूरे घटनाक्रम में अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है, न्यायिक परीक्षा में उसे भेजा जाएगा। आगे विवेचना प्रचलित है, जिस भी प्रकार से आगे चीज़ें आएंगी उसको विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। बात हल्द्वानी की, जहां पर लामाचौड़ इलाके के बच्ची नगर में एक ही घर में 2 शव बरामद हुए हैं। दरअसल मृतक दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और घर को सील कर सभी सुराग इकट्ठा कर रही है। मृतकों की पहचान मनोज और सुनील के रूप में हुई है, जहां पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। अब बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां कुमाल्टी गांव में 2 घरों में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि पुराने भवनों में पशुओं के लिए घास पत्ती रखा हुआ था, जिसमें आग लगी है। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि या फिर पशु हानि नहीं हुई है। राजस्व की टीम ने मौके पर नुकसान का जायजा भी लिया।
अगली खबर जहां उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं अब चिंता बढ़ाने लगी है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है और पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर गढ़वाल वन प्रभाग की टीएफओ का कहना है कि लंबे समय से बारिश न होने के कारण जंगलों में सूखापन बढ़ गया, जिससे आग लगने और उसकी तेजी से फैलने की संभावनाएं भी बढ़ गई। हमारे पौड़ी क्षेत्र में मौसम सूखा रहा है, बरसात नहीं हुई है और अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घर के आसपास थोड़ा कूड़ा वगैरह होता है उसको जलाते हैं या फिर झाड़ियाँ इकट्ठी करके जलाते हैं या अपने घर के आसपास साफ सफाई करने के लिए छोटी छोटी आग लगाते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में ये पाया गया है कि सिविल क्षेत्र हो या छोटे मोटे क्षेत्रों में कहीं कहीं पे छोटी छोटी आग की घटनाएँ हुई हैं और उसको वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर बुझाने का काम किया है। फिलहाल आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वनाग्नि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मुख्यतः पिछले 2 माह से जो सूखा पड़ा हुआ है जिस कारण से बारिश भी नहीं हुई है और बर्फबारी भी नहीं हुई है। तो बारिश न होने से जैसा कि आप देख सकते हैं सूखेपन के कारण कुछ क्षेत्रों में आग फैल रही है। आग लगने से एक तो धुआं हो रहा है, जैसे मतलब कोहरा हो रहा है दिल्ली में, वैसे यहाँ भी हो रहा है, जिसके कारण रास्ता नहीं दिख रहा है। फिर बाघ भालू जैसे मतलब जानवर हैं, जंगली जानवर, ये सड़क के नज़दीक, घर के नज़दीक आ रहे हैं। तो इसके कारण से इंसानों को या स्कूली बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। हम तो मतलब सरकार से यही है, वन विभाग वालों से, कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण करें। अब बात करेंगे चंपावत की, जहां पहाड़ी इलाकों में गुलदार ने आतंक मचा रखा है। अब तक 2 लोग मारे गए और कई गाय भैंस गुलदार का शिकार बन चुकी है। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इलाके में गश्त बढ़ाई जा रही है और 3 गुलदार फिलहाल पिंजरे में पकड़े गए हैं। वहीं वन्य जीवों के बढ़ते हमलों को लेकर दर्जाधारी राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने कहा कि सरकार की पहली वरीयता जनता की सुरक्षा है। की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अकेले में वह जंगल न जाए। और जहाँ तक गुलदार के द्वारा मानव के ऊपर जो संघर्ष है, सामान्यतः इसमें यह बात आई है कि आजकल जंगलों में उसका भोजन कम हो जाता है, तो वह आबादी की ओर ज़्यादा आते हैं। लगातार वन विभाग की टीम जंगलों में गश्त कर रही है, जहां आवश्यकता पड़ रही है पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं और उनको ट्रैंकुलाइज करके उनको घेरने के लिए भी ऊपर से परमिशन ली जा रही है। वहीं 24 दिसंबर यानी कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित उत्तरकाशी दौरे को लेकर पुलिस लाइन ज्ञानसू में पुलिस बल की ब्रीफिंग आयोजित की गई है। ब्रीफिंग में ड्यूटी में नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की हिदायत भी दी गई। वहीं टिहरी में मुनी की रेती पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया। नशा तस्कर के कब्जे से टीम ने 1.5 किलो चरस बरामद किया है। चरस की कीमत तकरीबन 3,50,000 रुपए मार्केट में बताई जा रही है। हरिद्वार में भागीरथी होटल में क्रिसमस डे मनाने को लेकर विवाद हुआ है। होटल प्रबंधन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का प्रचार गलत था। असल में वहां क्रिसमस का आयोजन नहीं हो रहा था, सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम और बच्चों की गतिविधियां होने वाली थी। विवाद के बाद अब ये प्रोग्राम पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। होटल उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का है, लेकिन इसे एक निजी कंपनी चला रही है। जिसपे हम लोग बच्चों के लिए कुछ गेम्स वगैरह करवाना चाह रहे थे और उसमें था हमारे लिए बच्चों को हम कपकेक्स बनाना सिखा रहे थे, उनके लिए कुछ मैजिक शो वगैरह रखा हुआ था और इसी तरह के कुछ कार्यक्रम थे जिसमें हमारे वहाँ गंगा जी की पूजा अर्चना होनी थी, आरती होनी थी और उसके अलावा हमारे वहाँ भजन संध्या होनी थी। उसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा है कई लोगों के बीच में, संत समाज के बीच में भी। तो इस वजह से आयोजन जो है अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है। हमने बता दिया है, सबसे हमारी बातचीत हो गई है, हमने सबको बता दिया है, उनको हमने समझा भी दिया है कि इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम हम नहीं करने वाले थे। जो कार्यक्रम था वो बिल्कुल हरिद्वार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही करा गया जाना था। अब बात करेंगे बागेश्वर की, जहां 15 साल के शूटर कल्पेश उपाध्याय ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 534 अंक लेकर नेशनल क्वालिफाई किया। प्रतियोगिता 2 हिस्सों में हुई। कल्पेश ने प्रिसीजन स्टेज में आपको बता दें 256 और रैपिड फायर स्टेज में 278 अंक हासिल किए। नेशनल क्वालिफाई करने के लिए 515 अंक चाहिए थे, जिसे उन्होंने आसानी से पार किया।
वहीं नैनीताल में धूमधाम से 7 साल बाद विंटर कार्निवल का आगाज हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन नैनीताल सांसद उज्जवल भट्ट ने किया। कार्यक्रम में विधायक सुनीता आर्य, पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने भी शिरकत की है। विंटर कार्निवल में स्टार नाइट की शुरुआत राजूला मालूशाही की प्रस्तुति के साथ हुई। उत्तरकाशी में देवभूमि रजत उत्सव के दूसरे दिन प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिला। उत्सव के दूसरे दिन चित्रकला, नृत्य और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागियों को ड्राइंग किट और इसके साथ ही रंगोली के रंग उपलब्ध कराए गए। विभिन्न स्टॉल्स और प्रदर्शनी भी भारी भीड़ रही। अगली खबर, जहां युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 की न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिता सलीमपुर में शुरू की है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसका उद्घाटन किया। रेखा आर्य ने बताया कि प्रतियोगिता एक नए तरीके से आयोजित की जा रही है। साथ ही खेल मंत्री ने कहा है कि इस पहल का मकसद जनप्रतिनिधि और खिलाड़ियों के बीच में सीधे संवाद को बढ़ावा देना है। नाम परिवर्तन के पीछे ध्येय यही है कि यहाँ जनप्रतिनिधियों को उससे जोड़ना, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं, चाहे वो माननीय विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे प्रभारी मंत्री हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों। तो मैं समझती हूँ कि उनके कर कमलों से ट्रॉफी को प्राप्त करना भी अपने आप में एक खिलाड़ी के लिए बड़ा गर्व का विषय भी रहता है। और जनप्रतिनिधियों का भी एक जुड़ाव जो है, चाहे विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी से हो, चाहे वो उनके विधानसभा क्षेत्र में होता हो, तो एक जुड़ाव रहता है। वो उसके लिए अतिरिक्त प्रयास भी करते हैं, बच्चे भी उनसे जुड़ते हैं। तो एक कहीं ना कहीं खेल और खिलाड़ियों के प्रति कनेक्शंस बना रहे और उनको प्रोत्साहन मिलता रहे, इसके लिए जो है मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो है इसका नामकरण किया गया है। मैं वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एआईसीसी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि यह मामला उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वायरल हुए वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये साफ हो जाता है कि इस मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाने और सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। वहीं पीसीसी चीफ ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर उत्तराखंड में व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी। उस समय मैं स्वयं हमारे अन्य साथियों के साथ, कांग्रेस के अन्य साथियों के साथ मैं वहां गया और जब मैंने पूरी हकीकत देखी तो मुझे ये शक हुआ कि जो सुबह से सोशल मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री धामी अपने को वो बता रहे हैं, मतलब धाकड़ बता रहे हैं, कोई हनुमान बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था कि इनके पास इतनी ताकत है कि इन्होंने ऐसे होटल को तोड़ दिया जिस होटल में कांड हुआ। लेकिन मुझे शक इस बात का हुआ कि अगर इनको उस होटल मालिक को नुकसान करना था तो उस होटल मालिक का निजी आवास बुलडोजर से, हरिद्वार में था तो बुलडोजर से वहां तोड़ते, उस होटल के उस कमरे को तोड़ने का क्या औचित्य था। वहीं बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एआई से तैयार किया गया एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर हरीश रावत ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में पुलिस को लिखित तहरीर सौंपते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने करीब 4 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की, जहां हरीश रावत ने कहा कि पुलिस ने 4 घंटे बाद कांपते हाथों से एफआईआर दर्ज की है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो अपराधी है उन पर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। तो गतवा लगभग 4 घंटे बाद कांपते हाथों से पुलिस ने ये एफआईआर लिखी है। उनके हाथ इसलिए कांप रहे थे क्योंकि हमने इसमें तथ्यों के साथ भाजपा के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाया है कि वो एआई का दुरुपयोग करके हमारी और हमारी पार्टी की छवि को बिगाड़ रहे हैं और सामाजिक सौहार्द को नष्ट कर रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।